जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप को एग्ज़ाम देना है इसी नवंबर में, और मैं ऑफलाइन ही कराऊंगा। 2-3 रूम्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, एक दूसरे की आप नकल नहीं करेंगे। नकल करने पे आप किसी का गलत आंसर रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम वाले नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में जोड़े जाएंगे, ये भी शायद आपको सबको पता होगी। तीसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, जो भी एग्ज़ाम होता है, चूँकि कोरोना का जैसा कि दूसरे कंट्रीज़ में चल रहा है, अगर पहली चीज़ तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ होता है तो यही जो मार्क्स हैं उसी आधार पे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। एग्ज़ाम ना होने की स्थिति में, एग्ज़ाम होते हैं तो होते हैं, नहीं भी होते हैं, ये एग्ज़ाम होता है, बाद का भी एग्ज़ाम होता है, तो ये मार्क्स जोड़े जाएंगे। सिलेबस जो हमने अब तक पढ़ाया है वो हमने यूनिट 6 ये पूरी जो करवा दी है मैंने, यूनिट 6, इस पे क्वेश्चंस तो पूरे के पूरे होंगे ही होंगे, इसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, पूरा करवा दिया। इसमें से आपका आना है, और इसमें हमने व्हाट्सएप में सैंपल के लिए कुछ क्वेश्चंस वीडियो के रूप में डाल रखे हैं ऑलरेडी, और उनको अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिए। हमने थोड़े से एबव स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उसमें रखे हैं, उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जो पेपर हम आपको देंगे तो उस लेवल पे आपको पहुंचने में आसानी रहेगी। निश्चित रूप से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जो हमने वहाँ पे डिस्कस करे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेक्चर 52, लेक्चर 53 ये डाले हैं। अभी और भी ज़रूरी जो होंगे मैं आगे आपको फॉरवर्ड करूँगा जब आप 52, 53 देखेंगे। 10-12 लोगों ने देखे, इसके अलावा लोगों ने नहीं देखे, मतलब मूर्खता कर रहे हैं आप। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूनिट 5 है, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये इसका टाइटल है। और इसमें जो शुरुआती चीज़ें हैं वो मैं पिछली बार डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स अप टू न्यूटन। इसमें और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स एक्सिम्स ऑफ मोशन, मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये आप पहले से पढ़ के आए हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, केवल हम आपको थोड़ा बहुत शुरुआती भले ही डिस्कस कर रहे हैं। एक बात और है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड की भी बुक आई है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम को पकड़ने लगे हैं तो ज़रूरत नहीं है। इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें भी हैं कुछ ना कुछ। ये बुक जो है ठाकुर पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की है। हाँ, यही कोई बच्चा हमको दिखा रहा था आज, तो मैं ये बुक मेरे हाथ में है, रामजी पाठक एंड डॉक्टर अमित श्रीवास्तव की लिखी हुई। अगर लेना चाहते हैं तो ले लें हिंदी मीडियम वाले, मैं फोर्स नहीं करूँगा। हालांकि ये बुक मतलब जो भी बुक्स आई हैं उनमें से बेस्ट ये मान के मैं चल रहा हूँ। जिसने परचेज ना करी हो तो वीके गोयल और बीएस अग्रवाल वाली बुक परचेज करें, तो वो पहले जो डाल दी गई थी जल्दबाजी में उससे बेटर है, ठीक है। और इसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अब सिर्फ पहले तो सब्जेक्ट को पढ़ना होता है डिटेल में, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर उसमें कहीं वीकनेस है तो उसका रिवीजन
यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो पड़े हुए हैं उनसे पढ़ के अपने क्लियर कर लें और सीधे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कर डालें। बहुत कम टाइम बचा है, मतलब 10 दिन के बाद हम कभी भी उसकी जो डेट है बना के आपके सामने रख देंगे, उसी डेट में फिर एग्ज़ाम इसी पीरियड भर में हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना है। तो आप पहले तो जो यूनिट है उसको पूरे तरीके से पढ़ लें और जो कंटिन्यूएशन में चल रही है इसको भी पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मेरे पास और जो बुक्स हैं, जैसे उपाध्याय जो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, उन्होंने अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं प्रस्तुत की है, उस बुक के पीछे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनका मैं फोटोग्राफ लेके या स्कैन करके वो भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं कि वो बुक, हम तो इतनी सारी बुक्स परचेज करने के लिए आपसे कहेंगे भी नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको चाहिए होंगे, जो हमने कराए हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू या आपकी बुक में आते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो हमारे सामने रखेंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये सारे नहीं कराए जा सकते, आपके प्रैक्टिस के लिए अनजान से अनजान क्वेश्चन चाहिए होते हैं। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस तो कॉमन हो जाते हैं कि आप इस बुक में देखेंगे वही क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बुक में देखेंगे वही क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है जैसे उपाध्याय में भी वही दिया हो या किसी और बुक में दिया हो। अगर जिस दिन आपका स्टैंडर्ड बढ़ने लगे तो आप आईएएस के जो अनसॉल्व पेपर होते हैं प्रिलिमिनरी के, जो इस सब्जेक्ट से मैच करते हैं, तो उनके भी आप अनसॉल्व पेपर्स परचेज कर सकते हैं और उनके भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और जो आपको प्रॉब्लम आए वो हमारे सामने रख सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। इससे ज़्यादा और नहीं किया जा सकता। जहाँ तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात है, किसी को कुछ और तो नहीं डाउट है, आप दिन रात पढ़ने में लगा दीजिए, क्योंकि केवल आपको फिजिक्स ही नहीं करनी है, आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सभी में लग जाइए, सभी के टेस्ट होने और ये टेस्ट के नंबर बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। जो मैं देख रहा हूँ पिछले साल के बैच के तुलना में, जो पढ़ाई में सिंसियरिटी के बारे में हमने जो देखा है, मुश्किल से 8, 10, 12 बच्चे हैं टोटल में जिनको मैं समझ रहा हूँ पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चे बचते हैं 10, 12, 15 के बाद, वो अभी लापरवाही से पढ़ाई कर रहे हैं और इसको हल्के में ले रहे हैं। अगर आपने हल्के में लिया तो आपका 11, 12 के तुलना में ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सिंसियर स्टडीज एंड इन्वॉल्व विथ सीरियसनेस। ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करें गंभीरता के साथ। रिजल्ट अगर पहला अच्छा आता है तो बाद वाले में आपको कॉन्फिडेंस रहता है। अगर शुरुआत में आपके ख़राब मार्क्स आ गए तो आपका ही कॉन्फिडेंस गड़बड़ाएगा। मेरा क्या है, मैं तो जो करता हूँ वो करता हूँ। ये आपको अचीव करना है, आपको पढ़ना है, ये पढ़ाई आपको पढ़नी है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वाले होते हैं टीचर्स, बस। ठीक है, जहाँ तक न्यूटन के नियमों के बारे में आपको पता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मोशन को, वो न्यूटन ने भी ऑब्जर्व किया, आपसे पहले ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये पाया कि बहुत सारी बॉडीज़ हैं, कोई भी बॉडी है उनमें से एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बॉडी जिस स्टेट में रहती है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं, इस बात को कोई काट नहीं पाया। तो वही एक नियम के रूप में न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना गया।
सेकंड में जो सेकंड लॉ है वो एक्चुअली स्टेट बदलने से संबंधित है, अवस्था परिवर्तन से संबंधित है। बॉडी की अवस्था बदलेगी, किससे बदलेगी? किसी फोर्स के द्वारा। और उसमें होता क्या है कि मोमेंटम बदलता है और समय के साथ बदलता है। तो संवेग परिवर्तन की दर हिंदी में कहें या अंग्रेजी में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है वही फोर्स के बराबर होता है। तब भी सही था, आज भी सही है। वही न्यूटन के सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक तीसरे लॉ की बात है कि कभी भी हम जब वो एक्शन के रूप में शुरुआती मानते हैं तो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने तीसरे लॉ के रूप में पढ़ा। ये न्यूटन के 3 नियम हैं, इनको अपने आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बताएं ये ज़रूरी नहीं, इनका हर जगह एप्लीकेशन होता है। न्यूटन ने ऑब्जर्व करके सबके सामने रखा और इनको हम पढ़ रहे हैं। उन्हीं पे आधारित हम बहुत सारी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि इसमें टाइटल में लिखा है डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या मानते हैं? बॉडी। बॉडी की डेफिनेशन यही है, बॉडी इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बॉडी बनती है। पहले आप एक पार्टिकल के लिए या बॉडी को पढ़ते थे, बॉडी को एक पार्टिकल की तरह मान लेते थे। चाहे F = ma पढ़ रहे हो, चाहे P = mv पढ़ रहे हो, टाउ = r×f पढ़ रहे हो, टॉर्क वॉर्क वगैरह पढ़ रहे हो। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि बॉडी को आप पार्टिकल्स का सिस्टम मान के चलें। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है सेंटर ऑफ मास मोशन। जब पार्टिकल बॉडी जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन पे सब पे हमारे पिछले साल की पढ़ाई को वीडियो पढ़ने हुए। ठीक है। खूब डिटेल में खूब मन से पढ़ाया है और उनको आप पढ़िए आराम से। तो जब ये बॉडी है, मैं लेकिन समराइज कर रहा हूँ, बातों बातों में आप सीखें ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो और सरल लगने लगे आपको पढ़ने में। अब आप देखिए ये बॉडी है, इसमें पार्टिकल्स मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये IN पार्टिकल है, ये NF पार्टिकल है, सपोज कर लेते हैं। अब इसमें बॉडी को आप पहले m मास की बॉडी मानते हैं। एक्चुअलिटी ये है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल 1 का मास हमने मान लिया m1, पार्टिकल 2 का मास हमने मान लिया m2, इसका m3, इसका m5 वगैरह वगैरह। लेकिन बॉडी को हम लोग हमेशा एक पॉइंट की तरह हमेशा ट्रीट करते हैं और ये मान के चलते हैं कि उसी पॉइंट पे बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है या है, और उसको आप सेंटर ऑफ मास कहते हो। ठीक है। बॉडी कहां होती है? स्पेस में होती है, और स्पेस के 3 डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह देते हैं। पता है आपको? कहते हैं कि नहीं? अब देखिए ये जो है हमने एक बना लिया अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को सही से आयाम देने के लिए। अब हर पार्टिकल की बॉडी के अंदर अपनी अपनी लोकेशन है, हर एक के अपने पोजीशन वेक्टर्स होंगे। जैसे हमने कहा m1 मास r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर, 2 वाले का r2 है,
5 वाले का R5 है ना, ith वाले का Ri है। तो वो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगा। लेट अस इमेजिन वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हमने कह दिया RCM। हर जगह एक एक पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास पे क्या है? होल बॉडी का मास है। अब अगर आप जैसे आप कहते हो मूवमेंट ऑफ फोर्स, कहते हो बल का आघूर्ण बलाघूर्ण होता है, वैसे ही मास का भी मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट्स ऑफ मासेस को आप करेंगे मूवमेंट ऑफ मासेस, मूवमेंट्स ऑफ मासेस अगर निकालेंगे तो अगर r1 उसका पोजीशन वेक्टर है, m1 मास है, तो मूवमेंट ऑफ r इंटू m होगा। भाई मूवमेंट ऑफ फोर्स r इंटू f होता है, तो ये क्या होगा? r इंटू m। तो m1 r1 हुआ पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 2 का m2 r2, सबको जोड़ दो, सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मासेस। हम डॉट डॉट करके mi ri लिख देते हैं और बाद में mn rn लिख देते हैं। ये किसके बराबर होगा? मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये m इंटू RCM के बराबर होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। देयर इज a point where the whole mass of the body may be assumed to be concentrated. Okay? That point can be understood as center of mass. बेसिक ये कहता है कि मूवमेंट्स ऑफ मासेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम, मूवमेंट्स ऑफ मासेस का, मूवमेंट्स ऑफ मासेस क्या हुआ? m1 r1, m1 r2, m2 r2, m3 r3 एटसेट्रा, mi ri, mn rn, ये सबका जो जोड़ होगा वो बॉडी के मूवमेंट ऑफ मास के बराबर ही होगा। भाई अगर हमारी कल्पना सही है कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, सारे पार्टिकल्स के मास के मूवमेंट्स, जो बॉडी आपने मानी है, कहाँ मानी है, कहाँ उसका मास रखा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे। तो m इंटू RCM, तो इससे आपका अपने आप RCM निकल आएगा। RCM इक्वल टू, इसी को सिग्मा mi ri लिख दोगे, इसी को बार बार 10 जगह लिखने के बजाय n प्लेसेस पे रखने के बजाय, है ना? तो i इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई m हो गया। m को आप सिग्मा mi भी लिख सकते हो, m को आप क्या लिख सकते हो? m1 प्लस m2 प्लस mi प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो। हमने डायरेक्टली लिख दिया जो हमें लिखना है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास को समझा जा सकता है। सरल सी बात है, ये बॉडी है, बॉडी वास्तव में बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब गिनती से हमें गिनना है उसको, बड़ी गिनती हो या छोटी गिनती हो। 2 पार्टिकल मिलके भी एक बॉडी बन सकती है, 3 पार्टिकल को मिला के भी एक बॉडी बन सकती है, 1000 पार्टिकल मिला के भी बन सकती है, 1 करोड़ पार्टिकल्स मिला के भी बॉडी बन सकती है। बॉडी बड़ी होती जाएगी, पार्टिकल की संख्या बढ़ती जाएगी। तो हम जनरल वे में n पार्टिकल्स है, वो छोटे से कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो जहां भी सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम करते हैं बॉडी का, वो तो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरा पॉइंट, और उस पे सारा मास हम एज्यूम करते हैं कि वहां पे सारा मास होगा बॉडी का। तो मूवमेंट ऑफ मास उसका क्या होगा? जो उसका पोजीशन वेक्टर निकलेगा m इंटू RCM। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव m1 r1 होगा, दूसरे का m2 r2 होगा, mi ri होगा, वगैरह वगैरह, यही तो होगा। तो सारे मूवमेंट्स का जो जोड़ है वो
इस वाले के बराबर होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकल। अब वही अगर हम R को x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप वाले सिंबल से करोगे तो R1 में x1 i कैप प्लस y1 i कैप प्लस z1 k कैप वगैरह लिखोगे। ऐसे ही इस वाले के लिए लिखोगे। और RCM के लिए भी XCM i कैप प्लस YCM। तो इस तरीके से आप उनके कोऑर्डिनेट्स भी जान सकते हो। यही इक्वेशन बढ़ के कहाँ चली जाएगी। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। ये जो RCM है इसको आप RCM को XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM के कैप लिखेंगे। और इनके भी R1 वाले को भी वही करोगे, R2 वाले को RI को भी करोगे और सबके इंडिविजुअल अलग अलग करके कंपेयर करोगे तो XCM क्या निकलेगा, सिग्मा MI XI I equal to 1 to n divided by n। इसी तरीके से YCM सिग्मा MI YI I equal to 1 to n अपॉन n। इसी तरीके से ZCM I equal to 1 to n MI ZI अपॉन n। या कभी कभी किताब में ऐसे लिख देते 1 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा MI ZI। इस ढंग से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब अगर बॉडी मूव करती है ये अब समझ में आ गई। और डिटेल में पढ़ना हो तो बुक के हिसाब से तो बुक के हिसाब से पढ़ लीजिए। लेकिन मोटी बात जो फिजिक्स उसकी समझनी है वो मैंने बेसिक आपको बता दिया है। आप उसी में पेज भरते चले जाते हैं कॉपी में, बुक में, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव करना है। अब इन्हीं पे बेस्ड सम्स है। जैसे सपोज करते हैं कोई ट्रायंगल बना दिया, इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए और कहा कि सेंटर ऑफ मास बताइए, तो आप फॉर्मूला तो यही लगाओगे भाई। आपको n के बजाय 3 तक जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई कैपिटल M माने m1 प्लस m2 प्लस m3। स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, पेंटागन बना दिया, क्या फर्क पड़ता है। 5 बार जोड़ लोगे, 2 बार हो 2 ही बार जोड़ लोगे। समझ गए ना। तो सबका एक ही तरीका है अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो। इस पर आधारित सब पूछ दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बताइए। समझ गए ना। अब देखिए कि सेंटर ऑफ मास मोशन लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ मास मोशन क्या है, बॉडी की मोशन। और बॉडी मूव करेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, है कि नहीं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आप देखना चाहते हो, R1 के हिसाब से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, dr1 अपॉन dt। दूसरे पार्टिकल की dr2 अपॉन dt। लिख के बताऊं, ith पार्टिकल की dri अपॉन dt। और RCM की वेलोसिटी क्या होगी, dr7 अपॉन dt। तो इसी में आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे इस इक्वेशन को, या इस इक्वेशन को करते हैं पहली वाली। तो आप क्या करोगे, dRCM अपॉन dt इक्वल टू m1 r1 की जगह dr1 अपॉन dt, यही तो होगा। और प्लस mi dri अपॉन dt प्लस अपॉन m। और dRCM अपॉन dt को VCM लिख सकते हो, इसको V1 लिख सकते हो, m1 V1 प्लस m2 V2 mi vi अपॉन कैपिटल। तो सिमिलर वे में अगर आपसे यही इक्वेशन हम बदल देते हैं दोबारा लिखने के बजाय, XCM की जगह VXCM और ये
एक्स आई। इसमें वी में 3 नहीं बना पाओगे, वी के 3 कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। ऐसी तरीके से वी वाई सी एम, इसमें क्या लिखे वी वाई। क्या ये दोबारा बताना पड़ेगा? बॉडी मूव कर रही है, जैसे आर की जगह सिर्फ वी रख देना है। और अगर एक्सीलरेशन पता करना है तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो VCM की जगह पे dVCM अपॉन dt हो जाएगा, वो ACM हो जाएगा। तो कैन यू रीड योरसेल्फ? तो आपके मैंने वही बेस इसलिए बताया कि चीज फिजिक्स में कभी कठिन होती नहीं है। एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक सिंपल सी चीज अज्यूम करो, बॉडी तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, 1 से लेके n तक पार्टिकल भरे हुए हैं, क्यों मिला के बनी हुई है। और वहाँ एक सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जहाँ पर सारा मास इकट्ठा उस पॉइंट पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते थे। अब उसका जो लोकेशन अच्छे से फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए हमने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ मास लिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का दूसरे तराजू में रख लिया, इक्वल लगाया ना, तराजू बना हुआ, एक लेफ्ट हैंड साइड में हमने MA या MRCM लिख दिया, और दूसरी तरफ सबके जोड़ डालो, जोड़ने से ही बनती है बॉडी। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब बॉडी मूव कर रही, माने बॉडी के अंदर के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी देखना चाहते हो तो उनकी हमने असाइन कर दिया, v1 v2 v3 v4। एक्सेलरेट हो रही है तो a1 a2 a3 a4 ai an, यही तो किया। इसी तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन डिफाइन कर सकते हो। देखिए आपके बुक में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं ज़रा देखते हुए चलता हूँ और उससे समराइज करते हूँ। आपके चूँकि बुक में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए इसमें इन्होंने सबसे पहले पार्टिकल डायनामिक्स के लिए एक इंट्रोडक्शन दिया है, मुझसे ज़्यादा नहीं दिया है, जितना मैं बोलता हूँ इसको आप रीड कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इनका फिगर डिफरेंट बना है, इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं दिखाया, आप दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। और इसमें XCM YCM ये सब कुछ दिखा दिया। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड बॉडी, हाँ सॉलिड बॉडी एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं बता देता हूँ, कैलकुलस वाला। सॉलिड बॉडी का मतलब पार्टिकल की तरह ना मान के छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लो। हाँ, किसी बॉडी का दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर पूछते हैं तो कैसे बताएंगे? दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में पूछा ही नहीं जाए। रिलेटिव मोशन हम नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। जब हम रिलेटिव करते हैं तभी बात, हम लोकेशन हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑरिजिन के रिलेटिव बताते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि बॉडी में हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लिए, DM1 DM2, एक कॉन्सेप्ट कैलकुलस वाला भी होता है ना, डिफरेंशियल मास, dy dx का मतलब क्या होता है, टेंड्स टू 0। अब उनकी लोकेशन जो है एलिमेंट्स की वही R1 R2 R3 Ri वगैरह हैं, DMI। तो जहां M1 M2 M3 लिखते हो वहां DM1 DM2 और DM3 लिखो। तो इसके फॉर्मूले भी मेरे समझ में आप समझ जाओगे। तो जैसे XCM पहले हमने निकाला था, अब इसमें आप लिखोगे XDM का इंटीग्रेशन का मतलब बता चुका हूं मैं, जोड़ना ही होता है। जब डिफरेंशियल लगता है, कैलकुलस मेथड यूज करते हो तो सब वो सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन का साइन करते हैं। ये MI/XI है, समझो MI/XI है, और जो लिमिट होगी वो लिमिट लगेगी, 1 to L लगा सकते हो, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM जो कि कैपिटल M के बराबर यहाँ भी। तो एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैलकुलस वे में भी
इसी तरीके से YCM YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ DM, ZCM ZDM अपॉन या इसी को इक्वल में 1/m Z, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी सब करके इन्होंने दिखाया है। एक तरीका इन्होंने और दिखाया है कि हम इंडिविजुअल मास को न लेके HCM को हम पुराना सिग्मा ही यूज करें, डिफरेंशियल मास लेने के बजाय डेल्टा एम ले लें, X डेल्टा एम ले लें, है ना, 1/m। भाई हमने इंटीग्रेशन के साइन के बजाय हमने सिग्मा साइन लगाया और डिफरेंशियल मास को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर दिया, ये निरूपित कर दिया। हमने कहा कि छोटा सा एलिमेंट है, डेल्टा एम कह दिया इसको, जैसे डीएम का डेल्टा एम, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लेकिन जब डेल्टा लगाओगे तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा, सिग्मा का ही होगा। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट डेल्टा डेल्टा मास वाले को जोड़ के हमने बॉडी को एज्यूम कर लिया है कि ऐसे बनी। ये यू गॉट द पॉइंट और नॉट? या तो डिफरेंशियल मास डीएम लेके चलेंगे या एलिमेंट डेल्टा एम मास लेके चलोगे, डेल्टा M1 डेल्टा M2, माने बॉडी को आपने पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ ना मान के छोटे छोटे एलिमेंट के टुकड़ों में बांट लिया। लेकिन इसका मतलब वो टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा है, एक पार्टिकल के बराबर साइज में आ गया, इतना छोटा हमने उसका साइज एज्यूम किया है एलिमेंट का। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले हैं। और उन्होंने कहा कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे यहीं पे आपका कहाँ गया, मान लो ओरिजिन पे ही यहीं पे हमने ले लिया सेंटर ऑफ मास, तो RCM की लोकेशन क्या हो जाएगी, 0 0 0। तो ऐसी समस्या में हमारा XCM 0 निकलेगा, YCM भी 0 निकलेगा। और इफ यू कंसीडर योर कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव आप R1 दिखा रहे हो, R2 दिखा रहे हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास वही है, तो आपका XCM YCM और ZCM 0 आएगा। आर यू क्लियर और नॉट? तो मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास में इन्होंने वही वेलोसिटी वो दिखा दी है, आप पढ़ेंगे स्टोरी की तरह पढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, उसके बाद इसके पीछे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने जो शुरू किया है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको सेंटर ऑफ मास का मतलब मैंने शायद बहुत कम देर में समझाने की कोशिश की। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले, ताकि कोई दिक्कत न रहे। मैं समझता हूँ कि आप एक कहानी की तरह सिर्फ रीडिंग करेंगे और समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वे में आपके दिमाग में हमने एक सरल सी बात बैठाई है, डिफ़िकल्ट हमने नहीं बनाया, सरल बनाने की कोशिश की। बॉडी हमने सैंपल के तौर पे आपके सामने ये पकड़ी, इसमें एज्यूम करो दिख नहीं रहे हैं पार्टिकल्स आपको, लेकिन फिर भी आप एज्यूम करके मान सकते हो कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, या बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है बॉडी। जैसे ये है वैसे ही सारी बॉडी, ये बॉडी ले लो, इसको बॉडी के रूप में ले सकते हो, किसी को भी बॉडी के रूप में, सब इस मेटेरियल में मैटर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आर यू क्लियर? जब वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हमें थोड़ी सी मैथमेटिकली उसकी स्थिति का बखान भी करना पड़ेगा, और उसके लिए उनके पोजीशन वेक्टर्स दिखाने पड़ेंगे, R1 R2 R3 R4 RI RN वगैरह वगैरह। और बॉडी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बॉडी एक साथ चलती है, क्योंकि बॉडी को एक यूनिट के रूप में हम देख रहे हैं। अब उस यूनिट में हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के रूप में पहचान के साथ साथ उसको एक यूनिट के रूप में भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
और वास्तव में होती भी है। और जब भी हम वे करते हैं तो बॉडी का टोटल मास ही वे करते हैं, दिखती भी हमें पूरी बॉडी एक साथ है, तो बॉडी का टोटल मास m होता है। अब अगर हम पार्टिकल को डिस्कस करना चाहते हैं तो बॉडी का अपना टोटल मास कैसे हम माने? मास तो होता है, ये बात सही है, लेकिन वो यहाँ है, कहाँ कॉन्सेंट्रेट है? कहीं एक केंद्र पे या सेंटर पे होगा, उसी को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। टोटल मास जो बनता है जोड़ जाड़ के, उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। वो सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। बॉडी को बनाने वाले सारे पार्टिकल्स के मोमेंट्स के मासेस का जोड़ बॉडी के मूवमेंट के, बॉडी के टोटल बॉडी के मूवमेंट के बराबर होगा, मास के। और वो मास हमने कहाँ माना है? सेंटर ऑफ मास पे। और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है? RCM, तो m इंटू RCM, और टोटल उसके बराबर कर दिया। उसी से आपके x y z सारे आपके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला मिल गया। अगर हम बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में मानते हैं, डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, डेल्टा mi, तो उस हिसाब से फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में ही लिखेंगे। और अगर हम डिफरेंशियल मास के रूप में मानते हैं तो RDM लिखेंगे। डिफरेंशियल मास जहाँ m1 m2 लिखते हो वहाँ पर dm1, dm2, dm3, dmi लिखोगे, जनरल में RDMI लिखोगे, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। जहाँ तक बॉडी मूव करती है, अब बॉडी मूव करेगी तो उसके लोकेशन भी उसी टाइम के हिसाब से मूव करेंगे, और टाइम के रिलेटिव होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लोकेशन, you can consider it as velocities। पार्टिकल 1 की dr1 अपॉन dt होगी वेलोसिटी, पार्टिकल 2 की dr2 अपॉन dt होगी, पार्टिकल 3 की dr3 अपॉन dt वेलोसिटी होगी। लिख के बताऊं, v1 बराबर dr1 अपॉन dt। अब टोटल ऑलरेडी पिछले साल का पढ़ाया हुआ वीडियो डाल ही रखा है, तो हमने कहा उसमें अब दूसरे अंदाज से, ये मोटे अंदाज से पढ़ लीजिए आज के दिन, तो ये मोटे अंदाज से पढ़ा हुआ ज़्यादा दिमाग में बैठता है, और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने पढ़ने के हिसाब से किताब के हिसाब पढ़ लेना, वो जो पिछले साल वाले में तुमको मिल जाएगा। समझ गए ना? अब जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसमें आपने क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपका सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू dp अपॉन, इसी से निकलता है। सेकंड लॉ में आप ये जान लीजिए, मैं एक एक्स्ट्रा बात और याद दिला दूं यहीं पे। P को आप क्या कहते हो? mv, तो dmv अपॉन dt। और फिर आप कहते हो कि मास कांस्टेंट होता है mdv by dt, और इसी से m कहते हैं। अगर मास वेरिएबल है तो आप m को बाहर नहीं ले सकते, तब आप क्या लिखते? dm अपॉन dt इंटू v और प्लस v इंटू dm अपॉन dt। ये इसलिए डेफिनेशन हमेशा इससे मिलता है। बेसिक जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे मास वेरी करता है। जब आप इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रॉकेट का प्रोपल्सन है आपके कोर्स में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, तो वो वेरिएबल मास का ही एग्जाम्पल है, उसमें आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब लाइट की स्पीड को अप्रोच करके ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं
तो उस समय मास कांस्टेंट नहीं रहता। ये आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी दी गई थी जो कि सिद्ध हो चुकी है कि मास जो है इस फॉर्मूले से वेरी करता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और v जैसे मान लीजिए अर्थ की स्पीड है 10⁴ मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी तुलना में कम है। जब हम v² अपॉन c² करते हैं तो निग्लेजिबल हो जाता है, मतलब 1 के कंपेरिजन में निग्लेजिबल हो जाता है। इसलिए हम उसको m = m0 लिख सकते हैं। m0 को हम रेस्ट मास कहते हैं कि जब हमें ये पता चल चुका है कि बॉडी जब मूव करती है, अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से चलती है तो मास बहुत फर्क आता है। अगर लाइट की स्पीड से बॉडी चले तो कितना होगा मालूम है? c² अपॉन c²। ये हाईएस्ट स्पीड होती है फिजिकल, तो 1 - 1 = 0 माने इंफिनिटी मास तक हो सकता है। ये आश्चर्य नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये सच है। आगे आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और बाई चांस मैं ही पढ़ाता हूँ। जो लोग BSc 3rd ईयर तक फिजिक्स में जाएंगे वो पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे ये फॉर्मूले निकलते हैं। आप उसमें पढ़ेंगे लेंथ भी बदलती है, लेंथ छोटी होती है जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम भी डायलेट होता है। वही 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आप पढ़ते थे ना छोटे क्लास में, लेंथ, टाइम और मास, तो लेंथ भी बदलती है एज पर न्यूटन, मास भी बदलता है और टाइम भी बदलता है। और हम लोग के यहाँ कहावत है कि ब्रह्मा जी के यहाँ का दिन और हमारे यहाँ का दिन में बहुत अंतर होता है। यहाँ के बहुत सारे साल मिला दीजिए तब उनके एक दिन के बराबर होते हैं। पढ़ा आपने? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई है कि थ्योरेटिकल बोल दिया उन्होंने चले गए। हालांकि उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो समय नोबेल प्राइज को देने का कॉन्सेप्ट ये था कि सीधे सीधे से इंसान को फ़ायदा कराने वाली जो रिसर्च होगी उसी पे नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट से बिजली बनाने वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, इसलिए मिला था। लेकिन आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बिना एडवांस रिसर्च नहीं चल पा रही। समझ गए ना? तो आप रॉकेट प्रोपल्शन में आप देखेंगे कि न्यूटन लॉ को F = ma तो बाद का निकला हुआ है। असली न्यूटन का सेकंड लॉ ये जनरल है, क्योंकि ये निकल के स्पेशल केस में आता है जब मास कांस्टेंट होता है, तभी F = ma हो पाता है। अन्यथा यहाँ ma भी है। अरे ये तो हमने गलत लिख दिया है, दो बार एक ही चीज लिखी है, m dv अपॉन, तो ये तो ma हो गया, लेकिन ये v × dm अपॉन dt, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म और हो जाता है। समझ गए ना? तो अब आप जैसे आपने एक पार्टिकल के लिए कहा या बॉडी को पार्टिकल की तरह मान के कहा, लेकिन अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो आप mv अकेला यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। हम वेरिएबल मास नहीं कंसीडर कर रहे हैं जो इसमें पढ़ेंगे, ये तो बाद में पढ़ना है आपको। तो इसमें आप लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 mi vi mn vn, ये सब करना पड़ेगा जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगा रहे हैं। ठीक है ना? समझ गए ना? तो अब ये जो है dm1 dv1 अपॉन dt, या इसको आप कह सकते हो dv1 अपॉन dt प्लस dv2 अपॉन dt dvi अपॉन dt dvn अपॉन dt। इस तरीके से आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो।
समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे अगर आप लगाते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे तो आप पूरी बॉडी ले रहे हो, तो ये तो पूरा डी पी अपॉन डी टी ही रहेगा। पी माने होल बॉडी का मोमेंटम, एम इंटू वी, वी माने वी सी एम, वी एम वी सी एम अपॉन डी टी, ये डी टी अपॉन डी टी। और कंजर्व कब रहता है, संरक्षित कब रहता है? भाई फोर्स लगाने से ही तो सब गड़बड़ियां पैदा होती हैं। भाई अब बदलता क्यों है? फोर्स की वजह से, अन्यथा तो वो ना बदलने की उसकी आदत है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि बॉडी पे फोर्स न लगाया जाए तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। और दो टाइप के इनर्शिया या जड़त्व तो आप जानते हो, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। समझ गए ना? जब तक कि उस पर कोई लीनियर मोशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, फोर्स को ही आप जीरो कर रहे हो, तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। अब जब आप इसको इंटीग्रेट कराओगे, यानी P इक्वल टू यानी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? dp अपॉन dt इक्वल टू 0। इससे आप इंटीग्रेट करके निकालोगे P इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में dp 1 अपॉन dt का इंटीग्रेशन निकालोगे, dp 2 अपॉन dt का इंडिविजुअल निकालोगे। तो इसमें ये जो आपने इकट्ठा लिख दिया है d अपॉन dt ऑफ p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pi pn। तो अब अगर ये इक्वल टू 0 कर दिया है तो ये इंटीग्रेट कराओगे तो p1 प्लस p2 प्लस pi प्लस pn इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी पे मूव करती हुई बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे, जो मोमेंटम है वही रहेगा, मोमेंटम बदलेगा नहीं। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यही चीज़ डिस्कस करी गई है, इसको आप रीड कर लेना और इस पे आधारित सम्स लगाना। P को इन्होंने MVCM लिखा है, इसमें एक लाइन लगाई है MVCM, ये बॉडी का है, और पार्टिकल्स के M1 V1। इस तरीके से आप लीनियर मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम वगैरह करें डिस्कस। इनको डिटेल में आप बात ना करें, आवाज़